हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के करस्पॉन्डिंग फंक्शंस के ग्राफ देखे थे। तो हमने देखा था कि साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। और उस ग्राफ से हमने ये भी देखा था कि हर एक फंक्शंस जो हमने बनाए उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होता है। और एक कॉमन बात जो हमने ऑब्जर्व करी थी कि ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं। जहां पे आपके पास साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इनका पीरियड 2 पाई होता है। यानी इनके ग्राफ जो होते हैं 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और सिमिलरली आपके पास टैन और कॉट वाला जो फंक्शन होता है इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो ये सारी बातें हमने अपने लेक्चर 4 में देख ली हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यानी जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज वो सारे वीडियोस पहले देख लीजिए, ताकि आप जब इस लेक्चर पे आओगे तो आपको जो इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसकी वर्किंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो ये है। अब यहां पे सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई इफ। अब आपके पास तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकालनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा होता है। आप पहले मेथड समझो और फिर उसी मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और फिर देखेंगे कि आंसर हमारा किस तरीके से आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ है। तो हमारा इसमें मेथड क्या होता है? मेथड ये होता है, पहले मेथड समझिए इसमें। ठीक है, मेथड ये होता है कि आप जो यहां माइनस हाफ दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस हाफ जो दिया हुआ है वो नेगेटिव साइन भूल जाओ। यानी अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के करस्पॉन्डिंग पहले ये निकाल लेते हैं कि हमारा थीटा कितना आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा की किस वैल्यू के लिए होता है, 30 डिग्री, यानी पाई/6। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू पाई/6 आ गई। अब यहां से आगे हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपकी ये थीटा की वैल्यू निकल जाती है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आप साइन भूल जाओ कि साइन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास जब साइन भूल के और आप थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो 0 से पाई/2 के बीच में, हमेशा ये एंगल जो साइन भूलने के बाद आप निकालोगे थीटा की, वो आप अक्यूट एंगल निकालो, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू निकालो। ठीक है, ऑलराइट। यहां पे जब निकल जाता है तो अगर आपको अपना आंसर 0 से 2 पाई के बीच में देना है तो आपको क्या करना है, एक रूल याद रखना है। तो अगर आपका आंसर 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा तो आपको ये रूल याद रखना है कि थीटा निकालने के बाद अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है तो फिर हमारा आंसर थीटा ही रहेगा। अगर यही एंगल आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रांसलेट करना हो तो हमारा आंसर फिर पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यही एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसलेट करना हो तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और यही एंगल अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रांसलेट करना हो तो आपका आंसर 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी यहां पे याद रखिए कि जब भी आपको एंगल 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है तो आप इस तरीके से एंगल्स को ट्रांसलेट करोगे। यहीं पे अगर आपका वैल्यू 0 से 2 पाई ना होके -पाई से पाई होता, यानी आपको अगर आंसर अपना -पाई से पाई के बीच में देना होता, तो ये एंगल्स जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रह जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास -पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस थीटा हो जाएगा।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमें आंसर किसके बीच में निकालना है, 0 से 2 पाई के बीच में या माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है? ओके। यहां पे हमने साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के करस्पॉन्डिंग तो थीटा निकाल लिया, लेकिन हमें साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ का तो सोल्यूशन चाहिए नहीं था। हमें तो क्या चाहिए था, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ का सोल्यूशन चाहिए था। तो जब हम बात साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ की करेंगे तो देखिए साइन थीटा नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यानी यहां पे थीटा किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो थीटा लाई करेगा, तो हमें पता है साइन थीटा नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है? तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो थीटा लाई करेगा वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है? और हमें आंसर निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में, यानी हमारा जो आंसर होगा कि जो थीटा हमने यहां से निकाला, अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में हमें लिखना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें लिखना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यूज आएंगी, वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, एक तो आपका पाई प्लस थीटा दैट इज पाई प्लस पाई बाई 6, एंड और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें देखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो फाइनल आंसर आपका जो मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है? अगर बच्चों आपने ये लिख लिया है तो मैं इस वाले पार्ट को फॉर द टाइमिंग हटा देता हूं, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो 0 से 2 पाई के बीच में ही निकालना है। ठीक है? तो आइए दूसरे क्वेश्चन में भी हम इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के करेस्पॉन्डिंग निकालना है। ठीक है? तो इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि हमारा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 लिखा हुआ है। हम निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। तो हमें पता है यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है? अब हमें बात करनी है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें पता है कि cos किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां से जो थीटा आएगा, ये या तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना? यानी यहां से जो हमारा सोल्यूशन बनेगा थीटा का, वो थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पाई माइनस थीटा हो जाता है, यानी पाई माइनस 0 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पाई प्लस थीटा हो जाता है, यानी पाई प्लस 0 डिग्री। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई। यानी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। समझ में आई बात? तीसरे क्वेश्चन में एक और एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें इस तरीके से नहीं दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ या कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से मैं लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना? अब दोनों तरफ मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है? अब हमें जो सोल्यूशन निकालना है वो टैन थीटा इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम नेगेटिव साइन भूल जाएंगे, तो हम पहले निकालेंगे कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या आएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग हमें पता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 हो जाता है ना? अब हम बात करेंगे कि टैन थीटा इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग क्या क्या सोल्यूशन आएगा। तो हमें पता है टैन थीटा नेगेटिव कहां पे होता है, टैन थीटा नेगेटिव होता है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है? तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने आंसर लिखा, तो थीटा की वैल्यू देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा। तो आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 4, है ना? यानी फाइनली जो आप आंसर लिखोगे वो आपका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 पाई बाई 4। ठीक है? सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? तरीका बहुत सिंपल है, तरीका अगर समझ जाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस करने में कभी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस। यानी आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। किस इंटरवल में आपको निकालना है, वापस से 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। ठीक है? तो प्रोसेस वही फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हम
साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमने निकाला ही था, ये वैल्यू कितनी होती है पाई/6। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है? ये होता है थर्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी यहां से आपके पास जो थीटा की वैल्यू आई वो या तो आ जाएगी पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई/6। यानी यहां से आपको जो थीटा की वैल्यू मिली वो मिल जाएगी 7 पाई/6 और 11 पाई/6। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 की। तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे माइनस साइन इग्नोर करके निकालने की कोई बात आती नहीं है। तो यहां से हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी अक्यूट एंगल की जो वैल्यू होगी वो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 के लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यानी पाई/6 हो जाएगी। ठीक है, अब tan थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा, tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा और थर्ड क्वाड्रेंट वाला होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा पाई/6 ही हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पाई प्लस थीटा होता है, यानी पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा। यानी यहां से अगर हमने देखा तो हमारा थीटा जो मिलेगा हमें वो मिलेगा पाई/6 और 7 पाई/6। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस। यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी हमें कोई ऐसे थीटा की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो दोनों में कॉमन हो। यानी यहां से अगर दोनों का कॉमन वैल्यू देखा हमने, ठीक है, तो वो कॉमन वैल्यू क्या दिख रहा है आपका? यहां 7 पाई/6, यहां भी 7 पाई/6। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6 satisfies both equations, satisfies both equations। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द साइन दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या दिया हुआ है? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत एक फंडामेंटल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर ये डिग्री का साइन दिया हुआ है, और यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं है। तो अगर डिग्री का साइन नहीं है तो आप हमेशा उस एंगल को रेडियन मानना। ठीक है, इफ द डिग्री इज नॉट मेंशन्ड दैट मींस दैट एंगल इज इन रेडियंस। और हमने ये बात देखी थी कि 1 रेडियन जो होता है वो नियरली आपका 57 डिग्रीज के आसपास होता है, 57.3 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन अगर हम एक होल नंबर में माने तो वो अराउंड राउंड ऑफ करके 57 डिग्री हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट इतना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम साइन कैसे डिसाइड करें कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखिए यहां पे हमें अपने ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे? तो एक काम करते हैं, साइन और कॉस का ग्राफ हम एक ही एक्सिस पे बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन का अगर हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता है साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और अगर कॉस का ग्राफ बनाया तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कलर मैं दूसरा चूज कर लेता हूं कॉस के लिए। तो ये आपके कॉस का ग्राफ हो गया। एक बार सही से बना लेते हैं। सो दिस इज कॉस। अब देखिए जो 1 रेडियन है दैट इज 57 डिग्री। साइन और कॉस दोनों बराबर कहां पे होते हैं? दोनों बराबर आपको 45 डिग्रीज पे होते हैं। यानी ये जो वैल्यू है आपकी ये कितनी है? 45 डिग्रीज। यानी 57 डिग्रीज कुछ यहां रहा होगा, है ना, यहां पे आपका 57 डिग्रीज रहा होगा। अब इस 57 डिग्रीज पे बताइए साइन की वैल्यू बड़ी है या कॉस की वैल्यू? तो देखिए साइन की वैल्यू यहां पे है और कॉस की वैल्यू यहां पे है, तो क्लियरली साइन की वैल्यू ऊपर है कॉस की वैल्यू से।
यानी साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन कॉस 1 रेडियन। तो यानी क्लियरली यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1। और हमें किसका साइन निकालना था? कॉस 1 माइनस साइन 1। तो साइन 1 को अगर उस तरफ ले जाओ आप, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉस 1 माइनस साइन 1 इज लेस देन 0। यानी ये जो एक्सप्रेशन हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इज नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये 140 डिग्री, आप चाहें तो यहां से भी 140 डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, लेकिन आप चाहें तो इसको आप कोशिश करके और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके इस एंगल को आप अक्यूट एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हम 140 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। और सिमिलरली कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है क्या? अब यहां से साइन पाई माइनस थीटा, अलाइड एंगल में आपको याद होगा साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा ही। तो ये तो साइन 40 डिग्री ही हो गया। लेकिन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 40 डिग्री। अब देखिए 40 डिग्री की बात हो रही है, तो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। इसी ग्राफ पे देख लेते हैं। ये 45 डिग्री है, तो 40 डिग्री यहां कहीं हुआ होगा, है ना, इस तरफ। अब ये 40 डिग्री पे बताइए कॉस की वैल्यू बड़ी है या फिर साइन की? तो क्लियरली कॉस की वैल्यू बड़ी है साइन से। तो क्या हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि ये जो साइन 40 डिग्री होगा, है ना, ये लेस देन कॉस 40 डिग्री होगा? और इस कॉस को आप इधर लेते आइए, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री इज अगेन लेस देन 0। यानी ये एक्सप्रेशन भी आपका क्या हो गया? नेगेटिव। बात समझ में आई? थर्ड वाले एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये यहां पे देखिए वापस से डिग्री नहीं लिखा हुआ है, यानी ये हमारा किसमें दिया हुआ है? रेडियंस में दिया हुआ है। तो यानी साइन 4 रेडियंस। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि 4 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये लमसम कितना होगा? तो ये 4 इंटू 57 डिग्रीज हो जाएगा। और हमने यहां पे अगर सिंप्लीफाई किया तो कितना हो जाएगा? ये 228 डिग्रीज। ठीक है, 228 डिग्रीज यानी किस क्वाड्रेंट में हुआ? तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है। यानी ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है क्या? सिमिलरली अगर 6 रेडियन की बात करते हैं, तो 6 रेडियन इज नियरली इक्वल टू 6 इंटू 57 डिग्रीज, है ना। और ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा 342 डिग्रीज। ठीक है, अब 342 डिग्रीज, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 270 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि साइन 4 अपॉन साइन 6 जो आएगा ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन 4 भी नेगेटिव है और साइन 6 भी नेगेटिव है, और दो नेगेटिव नंबर्स का अगर आप रेशियो निकालते हो तो वैल्यू आपको क्या मिलती है? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट tan ऑफ a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ c बाई टू। अब देखिए ट्राइंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगल्स, है ना। वो क्या होती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स का जो सम होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। या फिर आप रेडियंस में लिखना चाहें तो पाई रेडियंस। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए a प्लस बी बाई टू। तो यानी a प्लस बी हमने निकाला, तो ये तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी यहां से क्लियरली हमारे पास a प्लस बी बाई टू जो आया वो 90 डिग्री माइनस सी बाई टू हो गया। अब दोनों तरफ tan लगा देते हैं। तो tan लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये cot थीटा हो जाता है। तो ये बन गया हमारा cot ऑफ c बाई टू, हेंस प्रूव्ड।
बहुत सिंपल सवाल था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर आपको ध्यान हो, तो अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ना? तो इसके सारे एंगल्स, अगर मैं ये ए बी सी और डी मान लूं, तो सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पाई के बराबर। हमें ए प्लस बी एक साथ चाहिए, तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी को एक साथ रख लेते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी हो जाएगा। और दोनों तरफ हमें साइन चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस सी प्लस डी। अब अलाइड एंगल में हमने ये बात देखी थी कि 2 पाई माइनस सी प्लस डी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी यहां से ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस सी प्लस डी, सिंस ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन सी प्लस डी। और जैसे ही आप ये लिखोगे, आपका सवाल खत्म, क्योंकि आप इसको जब इस तरफ लाओगे एलएचएस में, तो आपके पास जो आपको प्रूफ करना था वो क्लियरली आपको सामने में दिख जाएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है? एंड दिस इज अगेन प्रूव्ड। ठीक है? ऑलराइट, तो अगला सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, है ना? मॉड्यूलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, मॉड्यूलस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, एंड मॉड्यूलस ऑफ टैन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये मॉड्यूलस क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, मॉड एक्स हम लोग डिफाइन करते हैं ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये हो जाता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखिए, फंक्शंस हमने पढ़ा था, तो मॉड्यूलस इज आल्सो अ फंक्शन। यानी मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है कि इसमें कोई भी नंबर आप इनपुट करोगे, तो आउटपुट उसको पॉजिटिव बना के देगा। यानी अगर आप इनपुट 5 करते हो, तो आउटपुट 5 को पॉजिटिव बना के देगा, यानी 5 ही देगा। और अगर आप इनपुट -5 करते हो, तो -5 को भी पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा, यानी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 5। तो आप कहोगे कि यहां पे माइनस साइन किस लिए है? तो देखिए, ये माइनस साइन ना इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक्स खुद ही नेगेटिव था पहले, और सिंस ये एक्स खुद ही नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये माइनस साइन यहां पे आया है। यानी आपको याद ये रखना है कि अगर मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रही, तो मॉड हटाओगे, तो जैसा अंदर था वैसा ही बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हुई, तो मॉड हटाओगे, तो उसके सामने एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना? तो ये बात हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की। देखिए, साइन एक्स का हमने रेंज पढ़ा था, कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक होता है। अब कोई भी नंबर -1 से 1 तक के बीच में हो, तो बताइए आप उसका स्क्वायर कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ना? तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी वो 0 पे होगी। 0 के इधर आप नेगेटिव में जाएं चाहे पॉजिटिव में जाएं, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात, चलिए यहां से और भी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू लाई करेगी, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है? सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स की भी जो वैल्यू होगी, सिंस साइन एक्स का -1 से 1 अगर रेंज होता है, तो कॉस एक्स का भी -1 से 1 रेंज होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू जो होती है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सेक स्क्वायर एक्स, अब देखिए, सेक एक्स का जो रेंज होता है, वो -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी।
तो आप कोई भी नंबर माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में लीजिएगा और इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और कोई भी नंबर आप 1 से इंफिनिटी के बीच में भी लेते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं, तो वहां पे भी आपकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यानी मिनिमम वैल्यू आपकी जो सेक स्क्वायर एक्स की होगी, वो क्या होगी? 1 होगी। यानी सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो लाई करती है, वो 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। एक बात अगर आप याद देखें यहां पे, तो जब भी मैं इस तरीके से इंटरवल लिखता हूं, उसमें इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखते। इस इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं और इस इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। क्योंकि इंफिनिटी को हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इंफिनिटी खुद एक डिफाइंड नंबर नहीं है। ठीक है? डिफाइंड नंबर नहीं है कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हम खुद नहीं जानते। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली जब tan स्क्वायर एक्स की बात करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स के बारे में अगर हमें पता चल गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा, वो भी आपका 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है tan स्क्वायर एक्स की। तो देखो, tan एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। यानी ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। बाकी सारी वैल्यूज आपको 0 से बड़ी मिलेगी। तो tan स्क्वायर एक्स का जो रेंज हो जाता है, वो 0 से इंफिनिटी हो जाता है। और tan एक्स का अगर रेंज आपको पता है, तो cot एक्स के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि cot स्क्वायर एक्स का भी जो रेंज हो जाएगा, वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हमें ये कोसाइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स के भी रेंजेस पता चल गए। अब अगर ये रेंज हमें पता चल गया, तो हमारे लिए सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स -2 है। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है और उसमें से आप 2 माइनस करेंगे, तो ये क्वांटिटी आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है? और हमने अभी अभी बात करी थी कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुई, तो मॉडुलस जब भी खोलोगे, सामने में एक कैसा साइन आएगा? माइनस साइन। ठीक है? तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं फॉर द टाइमिंग ई बोल देता हूं और अब मैं ई को एक्सपैंड करना शुरू करता हूं, तो ई की जो वैल्यू आएगी, पहला मॉडुलस खुला तो एक माइनस साइन के साथ खुलेगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -2। ठीक है? दूसरे मॉडुलस साइन की बात करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स -1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, वो 0 या फिर नेगेटिव होगी। तो 0 या फिर नेगेटिव, 0 के सामने माइनस साइन लगाने का कोई खास मतलब है नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी इस मॉड्यूलस में, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और उसको हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कैसा साइन सामने रखना पड़ेगा? माइनस साइन। तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -1। ठीक है? सेक स्क्वायर एक्स, सिंस हमें पता है कि ये 1 से हमेशा ही बड़ा होता है, तो 1 से बड़ी क्वांटिटी में आप अगर हाफ माइनस भी करोगे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो ये मॉडुलस खुलेगा, वो प्लस साइन के साथ खुलेगा और ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स -हाफ। सिमिलरली tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी है और उसमें आप हाफ ऐड कर रहे हो, तो ये वाला जो मॉडुलस खुलेगा, ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, लेकिन सिंस माइनस एक पहले से बाहर लिखा हुआ है, तो ये जैसा अंदर था वैसा ही मॉडुलस के बाद भी रहेगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियरली साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अगर हमारे पास एक साथ दिखें, तो ज्यादा हमें मतलब हमें क्लियरली ये पता चलता है कि उन दोनों को एक साथ रखना चाहिए। तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन करके मैं अंदर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूं। ठीक है? फिर यहां पे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। चलो, तो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो यहां से माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? +2। यहां से माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? +1। ठीक है? यहां से आपके पास माइनस हाफ और यहां से भी माइनस हाफ, तो दोनों मिलके -1 हो गया। तो देखो, ये तो हो गया कैंसिल। अब यहां से
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सामने एक माइनस साइन है तो ये वैल्यू हो गई -1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो ये हो गई वैल्यू +1 और +2। तो यहां से ये 1 और ये 1 भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, 2। ठीक है? तो देखा आपने हमने किस तरीके से पिछले क्लासेस के नॉलेज को यूज करके यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है? अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि वहां पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को उसी सेक्शन में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसको वापस से आप जरूर अच्छे से देखिए और उसको वापस से खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? तो बच्चों, इस लेक्चर को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में जरूर प्रमोट करिए। ठीक है? ताकि बहुत सारे बच्चों का, जिनको एक्चुअली मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बैठ जाता है, वो डर थोड़ा कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेके, उस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। ठीक है? और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है? जेई 2024 की तैयारी हम लोग आराम से, धीरे धीरे और अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हुए करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डू वेल, वर्क हार्ड, कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। थैंक यू।